गुड इवनिंग साथियों। स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी में। आज हम आपके लिए एक टॉप सीरीज रहेगी ज्योग्राफी की, और बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि चाहे वो किसी भी स्टेट का टीजीटी या पीजीटी से संबंधित हो, बहुत ही अच्छा होने वाला ये आपको वीडियो मिलेगा। बस बने रहिए वीडियो में। और जैसा कि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको एक से एक महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन मिलेंगे, और 100% आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को, कंपटीशन के एग्जामों में जरूर मिलेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक क्वेश्चनों को महत्वपूर्ण। और हम आपको डेली इसी टाइम पर लाइव एक टेस्ट सीरीज के साथ लाते रहेंगे। आज टेस्ट सीरीज फर्स्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है कि अलेप्पी बंदरगाह किस तट पर स्थित है। यानी जो अलेपी बंदरगाह है वो किस तट पर है। जैसा कि हमारे 4 ऑप्शन है, इसमें से हमारा कौन सा राइट है। तो अलेपी बंदरगाह स्थित है वो केरल में है। कहाँ पर है? केरल में अलेपी बंदरगाह स्थित है। अलेपी बंदरगाह केरल के तट पर, जो कि भारत की मुख्य भूमि और द्वीपों के सहारे फैला लगभग 7,516.6 किलोमीटर लंबा तट है। यानी जो ये द्वीपों के सहारे फैला हुआ है, जिस पर 13 प्रमुख एवं 200 जो है वो गौड़ लघु बंदरगाह स्थित है। तो अलेपी बंदरगाह किस तट पर स्थित है? केरल पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमान भूमध्य रेखा पर देशांतर की दूरी देखेंगे। बहुत टॉप क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, कई बार आया भी है। तो भूमध्य रेखा पर देशांतर की दूरी अगर हम देखें तो वो कितनी है, तो उसका राइट आंसर है 111.32 किलोमीटर। यानी इसका जो भूमध्य रेखा पर देखें तो वो कितनी है? 111.32 किलोमीटर इसका राइट आंसर है। भूमध्य रेखा की अगर हम लंबाई देखें, अगर देखिए क्वेश्चन यहाँ से कई प्रकार के बन सकते हैं। अगर भूमध्य रेखा की यहाँ पर हम अगर लंबाई देखें तो वो 40,076 है। कितनी है? 40076, यानी 40,076 किलोमीटर है, जिसको 360 अंश देशांतर रेखाएं काटती हैं। कितनी? 360 अंश देशांतर रेखाएं काटती हैं। इस प्रकार से अगर देखें तो हम भूमध्य रेखा पर एक अंश के अंतराल पर दो देशांतरों के मध्य की दूरी, यानी 40,076/360 अर्थात 111.32 किलोमीटर है। याद रखें, अगर आपको ये चीज़ भूल जाते हैं तो आप क्या करेंगे? 40,076 में 360 का अगर डिवाइड कर देंगे आप तो इसका आंसर निकल आएगा। तो दो देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर ही होती है, जबकि एक अक्षांश की पृथ्वी से धरातल पर दूरी कितनी है? 111.13 किलोमीटर। यानी अगर पूछा जाए प्रश्न की एक अक्षांश की पृथ्वी के धरातल पर दूरी कितनी, पृथ्वी पर अगर धरातल की दूरी देखी जाए तो 111.13 किलोमीटर है। इससे कई प्रश्न बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। जैसे अगर हम देखें तो राजस्थान अंता, यानी उड़ीसा गौरीपुर, गुजरात सिक्का, बिहार भरौनी। तो इसमें कौन सा सही है कौन सा नहीं है? ये हमारे राज्य हैं, और जो ये चीज़ है अंता, गौरीपुर, सिक्का, बरौनी, ये हमारे तापीय विद्युत संयंत्र है। तो इसमें ये पूछा गया सही कौन नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो उड़ीसा का गौरीपुर है, क्वेश्चन के अनुसार ये सही नहीं है, ये यानी सुमेलित नहीं है। उड़ीसा में जो है कल्चर, यानी गौरीपुर ना होकर के कहाँ पर है? कल्चर में है। कल्चर, कल्चर वहाँ पर है तलचर, क्या बना हुआ है यहाँ पर? कल्चर में है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और राजस्थान में अंता, ये हमारा सही है। गुजरात में सिक्का, बिहार में बरौनी, और गौरीपुर अगर जो है वो कहाँ पर है, गौरीपुर वो असम में है। कहाँ पर है, असम में है। और कल्चर जो है वो उड़ीसा में, तो इसका नहीं है, तो वो बी नंबर हमारा करेक्ट है। गौरीपुर कहाँ है, असम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है? हरी खाद का प्रयोग, अधिक फसल उगाना, उच्च ताप उत्पाद, वैरायटी प्रोग्राम, हरित वनस्पति। तो ये लगभग सभी लोग जानते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर सी। हरित क्रांति का जो अभिप्राय है 1966 और 67 में कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो ऊंची उपज वाले बीजों और रासायनिक खादों की तकनीकों से किया है। अगर हम पूछा जाए कि हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, यानी हरित क्रांति अगर शब्द की बात करें तो आंसर, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो विलियम गॉड है। कौन है, विलियम गॉड। और अगर प्रश्न आ जाए कि जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, अगर भारत में हरित क्रांति का जनक की बात की जाए तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। कहाँ पर, भारत में हरित क्रांति की। लेकिन अगर हरित क्रांति का जनक पूछा जाए, हरित, ये यहाँ पे भूलना नहीं, हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग है। कौन से, नॉर्मन बोरलॉग है हरित क्रांति। अगर भारत की पूछी जाए तो स्वामीनाथन है। लेकिन इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, वो विलियम गॉड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर। 5 नंबर हम देखेंगे कि हमारी ये जो है कुछ कथन दिए गए हैं। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है। दूसरा, औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा यहाँ अच्छी विकसित है। तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन है, तो हमें ये बताना है कौन सा हमारा राइट है। इस कूट विधि में ये नहीं, ए नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ए नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी जो न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है और औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा यहाँ अच्छी विकसित है, ये हमारा करेक्ट है। न्यू इंग्लैंड प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। अगर बात करें तो इस उद्योग प्रदेश में सबसे पहली जो सूती मिल है वो 1790 ईस्वी में यहाँ स्थापित की गई थी और सन 1920 में मात्र 15% ही रह गई थी यहाँ पर। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोकलाम पठार के त्रिसंगम स्थल पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डोकलाम पठार के त्रिसंगम स्थल पर स्थित है, तो यानी कौन कौन स्थित है, तो वो है इंडिया, चीन और भूटान। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो भारत, चीन और भूटान जो है वो डोकलाम पठार के त्रिसंगम स्थल पर स्थित है। यानी जो डोकलाम पठार भारत, चीन एवं भूटान के त्रिसंगम स्थल पर स्थित है, जिसकी भारत में नाथुला दर्रे से दूरी मात्र 15 किलोमीटर। नाथुला दर्रा हमारा कहाँ पर है, सिक्किम में स्थित है, जो कि 15 किलोमीटर दूरी है। चुम्बी घाटी में स्थित डोकलाम सामरिक दृष्टि से भारत और चीन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। साल 1988 और 98 में भूटान और चीन के बीच एक समझौता हुआ था कि दोनों देश डोकलाम में शांति बनाए रखें। फिलहाल डोकलाम जो है भारत चीन के मध्य एक विवाद स्थल बना हुआ है, लेकिन इसका संगम देखें तो भारत, चीन एवं भूटान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये डबल हो गया, इसका यही डी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं। प्लेसर क्या है, प्लेसर जो निक्षेप है
वो जलोढ़ पंखों तथा घाटी तल पर है। कहाँ पर है? जलोढ़, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, जलोढ़ पंखों तथा घाटी तल पर स्थित है। और प्लेसर निक्षेप जो है वो नदियों की तली में खनिजों का अवसाद के रूप में निक्षेपण जो है वो प्लेसर निक्षेप कहे जाते हैं। यानी नदियों की तली में खनिजों का जो अवसाद के रूप में निक्षेपण हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्लेसर निक्षेप कहते हैं। तथा प्लेसर निक्षेप जो है निम्न प्रकार के जो होते हैं, जैसे हम अगर बात करें तो जलोढ़ प्लेसर, समुद्र तट प्लेसर, पैलियो प्लेसर, इस प्रकार से ये प्लेसर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रोवेन उत्पन्न होता है, ग्रोवेन ग्रोवेन उत्पन्न होता है अपक्षय से, वलन से, भ्रंशन से या अपरदन से। तो किससे होता है? तो ग्रोवेन जो है वो भ्रंशन से पैदा होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है महाद्वीपीय विस्थापन। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई है, इनमें से कौन कौन से कथन या कथनों को सत्य है? तो एकरूपता का कंप्यूटर द्वारा आकलन, दक्षिणी महाद्वीपों के मध्य भूवैज्ञानिक समरूपता संबंधी नई खोज, या पुराचुंबकत्व संबंधी अध्ययन, या सागरीय तल के प्रसार के प्रमाण। तो इसका हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा? यानी एक दो तीन चार ये सभी हमारे इसका राइट है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। महाद्वीपीय विस्थापन के प्रमाण की पुष्टि से सन 1964 में बुलर्ड महोदय ने कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक महासागर के दोनों तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया था। प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, यह कथन किसका है? यानी प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, यह कथन किसका है? यानी ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन जो कहा था वो बाइडल डीला विलास ने कहा था। ये भूगोलविद्ता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उपलब्धता के आधार पर निम्न में से कौन सा संसाधनों का वर्गीकरण सही है? यानी उपलब्धता के आधार पर अगर पूछें तो हमारा कौन सा सही है? तो उपलब्धता के आधार पर देखें तो सर्वसुलभ एवं सामान्य सुलभ तथा दुर्लभ, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ और दुर्लभ। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कीजिए। तो हमारा कौन सा क्या हो जाएगा कि धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है तथा सॉरी जैसे ही सूर्योदय होता है तब धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है तथा कोहरा ऊपर उठता है। दूसरा कहता है कि विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक ऊषा काल में कोहरा उत्पन्न होता है। तो इसका हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा? तो अगर हम इसके अनुसार देखें तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, यानी ऑप्शन इसका हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रॉल बस्ती से संबंधित है, यानी क्रॉल जो बस्ती है वो किससे संबंधित है? इसमें कौन से लोग रहते हैं? तो जो मसाई है, कौन है? क्रॉल बस्ती से संबंधित है मसाई। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसमें करेक्ट है, क्रॉल बस्ती से मसाई। तो मसाई जनजाति जो है वो बस्ती को क्रॉल कहते हैं, यानी क्रॉल क्यों? जो मसाई जनजाति होती है उसको हम उस बस्ती को क्या कहते हैं? क्रॉल कहते हैं। ये जो मसाई पूर्वी अफ्रीका के कीनिया, उत्तरी तंजानिया तथा पूर्वी युगांडा में निवास करने वाली पशुचारक जनजाति है। इनमें मेडि मेडिटेरेनियन तथा निग्रोइड प्रजातियों के शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं। निग्रोइड जो है वो भी एक जनजाति है, और जो मसाई जनजाति की बस्ती को क्या कहा जाता है? क्रॉल के नाम से जानते हैं।
अगर हम बात करें खिरगिज या किर्गिज जनजाति की, तो वो यूरोप में पाई जाती है, यानी इनके यूरोप जैसा इनका मकान होता है। एक्स में जो है वो इग्लू इनके मकानों को कहा जाता है जहाँ ये रहते हैं। पिग्मी को मोंगुलस कहते हैं और रेड इंडियन को तिपिक कहते हैं। इनके आवास को क्या कहते हैं? तिपिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में धान उत्पादन में देशों के समूह में अवरोही क्रम में सही बताएं। यानी चीनी जो है वो सॉरी चावल की जो खेती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है और उसके क्रम में बताना हमें। तो हमारा जो बताते हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी चीनी वो सॉरी चावल जो है चीन में सबसे पहले, उसके बाद भारत, फिर इंडोनेशिया, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। शिव समुद्रम जल विद्युत गृह स्थापित है। तो शिव समुद्रम हमारा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर इसका हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कर्नाटक में जो है वो शिव समुद्रम स्थित है, जो कि सन 1902 में कावेरी नदी पर शिव समुद्र जल विद्युत गृह कर्नाटक में स्थापित किया गया था। किस नदी पर है? यह एक कावेरी नदी पर बना है, याद रखें, कावेरी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में किस प्रदेश में जैव विविधता में संपन्नता है? यानी किस प्रदेश में जैव विविधता में संपन्नता है? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ए, यानी जो उष्ण प्रदेश है उसमें संपन्नता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूर्त निम्न में से किस प्रजाति का घर है? मैं जैसा कि मैंने अभी बताया था, तो वो हमारे कौन से हैं? खिरगीज या गिरगिज, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनके आवास को हम खिरगीज के आवास को यूर्त कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिटलसी ने बृहत स्तर पर विश्व को कितने कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया? जैसे कि हम अगर पुरानी वीडियो देखें तो हमारी जो 10th क्लास की एनसीईआरटी में जो पढ़ाया गया था उसमें मैंने इस क्वेश्चन को किया है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी हिटलसी ने बृहत स्तर पर विश्व को कितने कृषि क्षेत्रों में बांटा? वो 13 क्षेत्रों में बांटा हुआ है। अगर हम बात करें जैसे चलवासी पशुचारण, व्यापारिक, स्थानांतरित, आदिम स्थानाबद्ध, चावल प्रधान, चावल विहीन, वाणिज्यिक रूपक, भूमध्य सागरीय, वाणिज्यिक अन्न, वाणिज्यिक पशु एवं फसल, मिश्रित कृषि, वाणिज्यिक डेयरी और विशिष्ट उद्यान। इस प्रकार से 13 क्षेत्रों में कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको एक संपन्नता का झरना या स्रोत कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अगर हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, यानी खनिज तेल। निम्नलिखित में से किसको एक संपन्नता का झरना या स्रोत कहते हैं? तो वो खनिज तेल जो है उसे हम संपन्नता का झरना कहते हैं। किसको? खनिज तेल को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश किस देश में अवस्थित है? पिट्स जो वर्ग है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो अमेरिका में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पिट्सबर्ग जो है औद्योगिक प्रदेश विश्व का सबसे बड़ा लोहा एवं इस्पात उद्योग क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। थोड़ा सा अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, ये हमारा कथन सही है। अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योगों का वाणिज्यिक उद्योग है। तो ये हमारे जो दो कथन है ए और आर, इसका कथन हमारा कौन सा सही हो जाएगा?
यानी ए एवं आर दोनों सही हैं, आर सही की व्याख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, ये हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एकांकी एकांकी जो ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं वो किस क्षेत्र में पाई जाती है? सह्याद्री के उच्च भागों में, रायल सीमा प्रदेशों में, बघेलखंड या महाराष्ट्र के लावा पठार में? तो जो एकाकी ग्रामीण बस्तियां हैं वो सह्याद्री के उच्च भागों में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट है। जिन्होंने अगर हम बात करें तो एक श्रेय वाल्टर क्रिस्टालर को आता है जिन्होंने 1933 में अपना केंद्रीय स्थान प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हुटान बुशमैन हुटीटांट प्रजाति संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन यानी अगर हमारे चार ऑप्शन है जिसमें अगर हम देखें तो निग्रोयड जो प्रजाति है वो बुशमैन हुटीटांट प्रजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। मृत सागर द्वारा निर्मित एक झील है, यानी मृत सागर द्वारा कौन सी झील निर्मित होती है? तो उसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वो भ्रंश घाटी, यानी मृत सागर जो है वो भ्रंश घाटी द्वारा निर्मित एक झील है, यानी भ्रंश घाटी में जो है मृत सागर या जिसे हम एक झील भी कहते हैं भ्रंश घाटी से उत्पन्न होती है। संभववाद के जनक किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संभववाद के जो जनक कहे जाते हैं वो लुसियन फेब्रे को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। भारत का विपुल दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का विपुल दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो वो उत्तर प्रदेश है, यानी भारत का विपुल दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, ये करेक्ट हो जाएगा। जहाँ पर 30,519 दुग्ध उत्पादन हजार टन में उत्तर प्रदेश में होता है। भारत का दुग्ध उत्पादन में अगर देखें तो विश्व के में अगर देखें तो प्रथम स्थान है भारत का, जबकि भारत का विपुल दुग्ध उत्पादक में देखें तो राज्य में उत्तर प्रदेश जो है सबसे आगे, और देश के शीर्ष 5 दुग्ध उत्पादक राज्य भी हम आपको बताते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात सम्मिलित है। आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम कौन सा है? आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम कौन सा है? जैसे कृषि, नगरीकरण, भोजन संग्रह, औद्योगिकरण, कृषि, कृषि, भोजन संग्रह और नगरीकरण। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर, भोजन संग्रह, कृषि और औद्योगिकरण, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर बेंडरिंग कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट्स नामक पुस्तक किसने लिखी? अवर वेंडरिंग कॉन्टिनेंट्स नामक पुस्तक किसकी है? तो ये हमारी जो है वो ए डू डुइट की है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ए डू डुइट ने जो है अवर वेंडरिंग कॉन्टिनेंट्स पुस्तक लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजमहल बिदर का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? गारो राजमहल बिदर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा यानी अधाभ्रंश डाउन फल्टिंग के जो द्वारा हुआ है अधाभ्रंश, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवास का विकास सड़क, नदी या नहरों के दोनों किनारों पर होता है? तो ये किस प्रकार के आवास होंगे, यानी किस प्रकार के अधिवास जो हैं जैसे सड़क, नदी या नहर के दोनों किनारों पर होते हैं? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक रेखाकार के रूप में होते हैं, यानी लाइनर के रूप में, क्योंकि कोई भी नदी या इस प्रकार से होती है नहर, लेकिन इसके इस ओर इस प्रकार से बसते जाते हैं, तो ये लाइनर के रूप में होती है। दक्षिणी अमेरिका की मोड़दार पहाड़ का उदाहरण दीजिए, यानी दक्षिणी अमेरिका की मोड़दार जो पहाड़ है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एंडीज जो पर्वत है, एक वो मोड़दार पर्वत है जो कि अमेरिका की अमेरिका में पाया जाता है, और ये नवीन मोड़दार है। यह विश्व की सबसे लंबी यानी 7,200 किलोमीटर पर्वतमाला है एवं इसकी अधिकतम चौड़ाई कितनी है? 15
15 अंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में कौन एक रबड़ का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? तो वो हमारा कौन सा नहीं है? अगर हम देखें तो थाईलैंड में भी रबड़ होती है, इंडोनेशिया में भी होती है, मलेशिया में। तो अगर क्वेश्चन के अनुसार देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, यानी ब्राजील में रबड़ का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में कौन सा सही नहीं है? प्रवाल भित्तियों के बारे में अगर देखें तो ऑप्शन नंबर डेविस का जो अपवर्धन चक्र सिद्धांत है, यह एक संबंधित नहीं है। प्रवाल भित्तियों से संबंधित जो सिद्धांत है ये नहीं है, क्योंकि अवतलन जो सिद्धांत है वो डार्विन ने दिया है, स्थिर स्थल सिद्धांत मरे ने दिया है, और हेमानी नियंत्रण सिद्धांत जो है वो डीली ने दिया है। सर्वप्रथम डेविस महोदय ने 1899 में भौगोलिक चक्र यानी अपवर्धन चक्र की संकल्पना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तापीय संकुचन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, यानी किसके द्वारा? तापीय संकुचन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो वो जेफ्रीज द्वारा दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1884 में हुआ था अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का, 1884 में, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की वाशिंगटन डीसी में एक अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया गया था, जिसमें देशांतर पर 10 डिग्री घंटे का समय कटबंध निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, हेक्टोपास्कल मापने की इकाई है, यानी हेक्टोपास्कल से क्या मापा जाता है? तो हेक्टोपास्कल से वायुदाब मापा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी मेजरमेंट द एयर प्रेशर जो है वो हेक्टोपास्कल से मापा जाता है। अगर हम देखें तो जूल जो है मात्रक किसका है? ऊर्जा का है, और डाप्सन ओजोन परत की मोटाई का, वाट प्रति वर्ग मीटर सौर विकिरण का है। तो इस प्रकार से हेक्टोपास्कल जो है वो वायुदाब का जो मापक है वो हेक्टोपास्कल है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे पुराने वीडियो में हमें ये सब देखने को मिलेंगे। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है वो अरबी भाषा से हुई, किसी अरबिक भाषा से हुई है, जिसे हम मौसम से, यानी मौसम नाम से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। जिसमें अगर हम देखें तो गतिज संकल्पना जो है फिलॉन ने दी है, और तापीय संकल्पना हेले के द्वारा दी गई। पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का कारण क्या है? पृथ्वी का धुरी पर घूमना, पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना, भूकक्षा का अंडाकार होना, पृथ्वी की धुरी पर झुका होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का धुरी पर झुका होना, यानी ये 23.5 अंश जो है अपनी धुरी पर झुकी हुई है, यानी 30 सही 1/, इस वजह से जो 38 का हमारा डी नंबर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि निम्नलिखित में से कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है? श्वेत क्रांति, नील क्रांति, पीली क्रांति, प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कि इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो कृषि से संबंधित ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय के किस भाग में हम करेवा निर्माण को पाते हैं? हिमालय के किस भाग में हम करेवा निर्माण को पाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी, यानी कश्मीर हिमालय में जो है हम करेवा निर्माण को पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, तो लेटेराइट मिट्टी हमारी कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र में जो है वो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मृदा जो है 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर जो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, अगर हम देखें तो वो केरल, महाराष्ट्र एवं असम में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूस की ग्रामीण अधिवास सामूहिक फार्म को क्या कहते हैं? यानी जो रूस में ग्रामीण अधिवास होते हैं, सामूहिक फार्म होते हैं,
उनको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम शोभ खोज के नाम से जानते हैं। किस नाम से? शोभ खोज। ओनली ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? इम्पोर्टेंट है। और हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर स्थित है। यानी अगर हम इसका देखें तो आंसर नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध के निर्माण में जो पूर्व नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के कारण उड़ीसा का जो एक शोक भी कहलाती है। कौन सी? महानदी। महानदी पर जो हीराकुंड बांध है वो 4,801 मीटर लंबा तथा 61 मीटर ऊंचा है। यानी 4,801 मीटर लंबा है और 61 मीटर ऊंचा है। जो विश्व का सबसे लंबा बांध है महानदी पर हीराकुंड, टिकरपाड़ा तथा बैराज बांध भी बनाए गए हैं। कहाँ पर? महानदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसे किसने वर्णित किया? यानी भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। किसने किया? बैरोज ने किया। ह्यूमन ज्योग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी डी एम स्मिथ ने लिखी है ह्यूमन ज्योग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52 में आता है और क्वेश्चन हमारा कहता है कि सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। एक साइड हमारे विद्वान है और एक साइड सिद्धांत दिए गए। तो हमारे इसका देखना है कि कौन किसका है। जैसे अगर हम कहें कि जीबी एरी, तो इनका जो क्या इन्होंने दिया था नहर का सिद्धांत। ऑप्शन इसका यानी डी से मिलान करें। डी डब्ल्यू हेल जो थे उन्होंने प्रगामी तरंग का सिद्धांत दिया गया था, यानी थर्ड। अगर आर ए हैरिस की बात करें तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? वो स्थैतिक तरंग सिद्धांत दिया था, पहला। और ईसाक न्यूटन का था संतुलन सिद्धांत। तो ए का 4 नंबर, ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसे सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? प्रवाल। यानी कोरल्स जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है। प्रवाल को जो है वर्षावन कहा जाता है। प्रवालों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की तुलना में अधिक विविधता पाई जाती है, क्योंकि प्रवालों की जो है वो 1 करोड़ प्रजातियां, जिनमें से केवल 10% प्रजातियों का ही अध्ययन किया जा सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः इनमें से कौन सा परतदार चट्टानों में पाया जाता है? तो परतदार जो चट्टानों में कौन सा पाया जाता है? तो वो सिल्का पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो वो हमारे किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी मणिपुर जो है वहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसमें कर्क रेखा जिसको कहा जाता है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। इसमें भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर हम कहें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। अतः अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल जो है यहाँ से तो गुजरती है, मणिपुर से जो है वो कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट। हॉर्नवेट के अनुसार न्यूजीलैंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? अगर न्यूजीलैंड में देखें तो हम बीबीआर नाम की जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। बीबीआर प्रकार की जो जलवायु प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ
मध्य तापी आर्द्र जलवायु एवं सभी मौसम में पर्याप्त वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो वो अनाईमुड़ी है। कौन सा? अनाईमुड़ी जो है वो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। यह प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुड़ी, जो कि 2695 मीटर है, जो पश्चिम घाट की अन्नामलाई जो पहाड़ियों में स्थित है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। कौन सी? डोडा बेटा। और यह नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। तो ये अनाईमुड़ी जो है अन्नामलाई की जो पहाड़ियां उसमें स्थित है। और दूसरी जो हमारी चोटी सर्वोच्च है वो अगर बात करें तो डोडा बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 और 11 की अवधि में उच्चतम तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के अंतर में क्रमशः अंकित करें। तो जनसंख्या घनत्व में अंतर के देखें तो उसमें कौन सा हमारा है? ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, बिहार और अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें अगर हम देखें तो बिहार का 1106 था और अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर, 2021 की जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की सबसे कम दशकीय वृद्धि दर रही है? तो सबसे कम दशकीय वृद्धि किस में रही है? तो इसका ऑप्शन नंबर यानी देखें तो नागालैंड जो है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो नागालैंड में मात्र 0.6 की दशकीय वृद्धि सबसे कम रही है। कोरियालिस बल जो है विश्व में सॉरी कोरियालिस बल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें हमें कथन सत्य बताना है। तो यह पृथ्वी के पहला देखते हैं तो यह पृथ्वी के आवर्तन का प्रभाव है तथा यह एक काल्पनिक बल है। तो यह बिल्कुल ही सही है। यह ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर अधिकतम होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर हम देखें नेक्स्ट, ये प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है, ये नहीं है, ये गलत है हमारा। तो इसके यानी ये कथन गलत है कॉरियोलिस बल के। तो इसका ऑप्शन नंबर इसमें नहीं पूछा गया, तो इसके अनुसार क्वेश्चन के अनुसार यह हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यह प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित नहीं है। चौथा अगर आता है तो यह वायु गति की समानुपातिक है, ये भी सही है क्योंकि ये इसकी विशेषता है। तो यह प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ वनों के प्रकार है, यहाँ मुख्य क्षेत्र दिया गया है। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? जैसे अगर हम बात करें तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार, तो ये कांगो बीसन में पाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखते हैं कोणधारी वन। तो जो कोणधारी वन है वो उत्तरी कनाडा में पाया जाता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। भूमध्य सागरीय वन की अगर बात करें तो ये कैलिफोर्निया में पाई जाती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और अगर हम उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन देखें तो वो मंगोलिया में पाया जाता है, ये बिल्कुल ही गलत है। उष्णकटिबंधीय जो पतझड़ वन है वो मंगोलिया देश में नहीं पाया जाता, वो कहाँ पाया जाता है? इंडिया में पाया जाता है, यानी भारत में पाया जाता है। इस वजह से इसमें नहीं पूछा गया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह सही नहीं है क्योंकि यहाँ अगर इंडिया होता तो सही होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह हमारे किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना का निर्माण जो कर्नाटक राज्य में किस नदी पर है? शरावती नदी पर है, जो कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात पर किया गया है। इस परियोजना में 6.7 मेगावाट परियोजना भारत के किस राज्य में यानी कर्नाटक में है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस सीरीज का। लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि
लेनिनग्राड पतन जो स्थित है वो कहाँ पर है? लेनिनग्राड। तो लेनिनग्राड जो पतन है वो रूस में स्थित है। कहाँ पर? रूस में। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो कि लेनिनग्राद का जो नया नाम था वो सेंट पीटर्सबर्ग है। ये रूस का सबसे बड़ा शहर भी है। ये लगभग 5.4 मिलियन निवासियों की आबादी के साथ बाल्टिक सागर पर फिनलैंड की खाड़ी के सिर पर नेवा नदी पर स्थित है। इस प्रकार से सेंट पीटर्सबर्ग जो है यूरोप का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। इस प्रकार से सीरीज को हमने पूरा किया और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज थी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इस वीडियो को ज़रूर देखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।